So welcome to all my future nurses in GDC nursing classes. This is दिव्यांशी. आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है सीनेट एग्जाम के बारे में, तो ये वीडियो होने जा रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इस वीडियो में हम आगे के फर्दर एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हमने पहले अपलोड करा है, पहले की वीडियोस में अपलोड करा है। तो अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जरूर से पहले देख कर आइए, फिर इस पार्ट 2 में फर्दर आगे के रिमेनिंग एमसीक्यू को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसी के साथ में आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा एमसीक्यू है पहला, विच इज नॉट अ मैथड फिजिकल एग्जामिनेशन। कौन सा मैथड फिजिकल एग्जामिनेशन का नहीं है? पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के क्या टाइप्स होते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? पैल्पेट करते हैं, परकशन करते हैं, अस्कल्टेशन करते हैं एंड इंस्पेक्शन करते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पार्ट फिजिकल एग्जामिनेशन का नहीं है? फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन भी इन्वॉल्व होता है, अस्कल्टेशन भी आता है, बार्गेनिंग आता है क्या फिजिकल एग्जामिनेशन में, और पैल्पेशन। तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है फिजिकल एग्जामिनेशन का? बार्गेनिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। बार्गेनिंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। कोई मेथड नहीं होता फिजिकल एग्जामिनेशन का। दिस मेथड इंक्लूड द इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, पैल्पेशन एंड द परकशन। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में? पैल्पेशन, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन एंड द परकशन। ये सारी ही चीजें, चारों ही चीजें इन्वॉल्व होती है किसमें? फिजिकल एग्जामिनेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल के लिए भी एंड कम्युनिटी के लिए भी। IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड द चाइल्डहुड इलनेस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। किसके थ्रू ये प्रोग्राम लॉन्च्ड हुआ? यूनिवर्सली तो ये लॉन्च हो गया था 1991 में, बट अपने इंडिया में 1992 में ये लॉन्च हुआ था। 2003, 2005 या 2006 और फिर 1999। IMNCI प्रोग्राम कभी लॉन्च हुआ है? 2006 में। द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द न्यूनेटल एंड द चाइल्डहुड इलनेस प्रोग्राम aims to reduce the morbidity and the mortality rate। मेनली का एम क्या था? morbidity and the mortality rate को कम करना। अपने इंडिया में 1992 में हुआ, तो एक्टिवेट फॉर्म में ये 2006 में आया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, which kind of health services can be given in the family planning clinic। किस तरीके की, किस टाइप ऑफ सर्जरी को हम, किस टाइप ऑफ केयर को हम प्रोवाइड कर रहे हैं कम्युनिटी एरिया में हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। इंटरवल बिटवीन द चिल्ड्रन, दो बच्चों के बीच में जब भी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो हम कपल को एजुकेट करते हैं कि जो आपके चाइल्ड है उनके बीच में 2 साल का मैक्सिमम इंटरवल होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रमोट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। और फिर फ्रीडम फॉर द अनवांटेड प्रेगनेंसी, या फिर वो फ्री है अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द दीज। क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट काइंड ऑफ द हेल्थ सर्विसेज कैन बी गिवन इन द फैमिली प्लानिंग क्लिनिक। फैमिली प्लानिंग क्लिनिक में हम किस तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं? तो ऑल ऑफ दिस, इन सारी ही सर्विसेज को हम फैमिली प्लानिंग में प्रोवाइड करते हैं। टीच करते हैं कपल्स को कि 2 चिल्ड्रंस के बीच में उन्हें गैप लेना है, इसी के साथ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करने के लिए उन्हें प्रमोट करते हैं। एंड फ्रीडम फॉर द अनवांटेड सर्जरी, फ्रीडम भी प्रोवाइड करते हैं अनवांटेड सर्जरी के लिए। फैमिली प्लानिंग क्लिनिक प्रोवाइड सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है? फैमिली सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? इंटरवल बिटवीन द चिल्ड्रन, प्रमोशन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव एंड द फ्रीडम फ्रॉम द अनवांटेड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच प्रिकॉशन इज मेंटेन ड्यूरिंग द केयर ऑफ द 45 HIV इन्फेक्टेड। सभी भी पेशेंट क्या है? HIV से इन्फेक्टेड है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से इन्फेक्टेड है, एड्स से भी लिंक्ड होता है ये। तो इस चीज में हमें क्या चीजें, 45 पेशेंट है हमारे पास जिनको क्या हुआ है? HIV हुआ है। तो उस टाइम पे पेशेंट को जब भी हम ट्रीट कर रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर ना हो अदर लोगों के अंदर या फिर अदर पेशेंट में। तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है? पेशेंट इज अवॉइडेड, पेशेंट को अवॉइड कर देंगे क्या इस टाइम पे? ग्लव्स आर यूज ड्यूरिंग द केयर ऑफ द पेशेंट। जब भी हम पेशेंट को ट्रीट करें तो उस टाइम पे ग्लव्स पहनेंगे। मास्क आर यूज ड्यूरिंग द केयर। जब भी हम केयर डिलीवर कर रहे हैं पेशेंट को जो भी HIV से इन्फेक्टेड है उस टाइम पे मास्क वियर करना है। या फिर गॉगल्स आर यूज ड्यूरिंग द हैंडलिंग अ पेशेंट, या फिर गॉगल्स का यूज करेंगे जब भी हम पेशेंट को हैंडल कर रहे होंगे। सो HIV में होता क्या है? ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो ब्लड स्ट्रीम से ट्रांसफर होता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर।
या फिर जो भी फूड होता है उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट होता है। तो हमें क्या करना है, इस वायरल को ट्रांसफर होने से प्रिवेंट करने के लिए जो भी चेन ऑफ इन्फेक्शन है इसको ब्रेक करनी है। तो इसका आंसर होगा ग्लव्स यूज्ड ड्यूरिंग द केयर ऑफ द पेशेंट। जब भी हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें, ब्लड से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, तो जब भी हम पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे हैं या फिर कोई मेडिकेशन प्रोवाइड करें तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो ब्लड है वो हमसे लग ना जाए, क्योंकि वो वायरल उसमें प्रेजेंट होता है और हमें भी उससे इन्फेक्टेड होने के चांसेस है। तो एज अ हेल्थ केयर वर्कर, एज अ नर्सेस, हमें क्या करना है, जब भी हम पेशेंट को केयर डिलीवर कर रहे हैं जो HIV से इन्फेक्टेड है, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं तो अपने हाथों में ग्लव्स को बियर करके ही हम पेशेंट को हैंडल करेंगे। Standard precaution including the wearing gloves are essential when the carry for the HIV infected individuals to prevent the transmission, जिसके थ्रू जो भी वायरल का इन्फेक्शन का जो भी ट्रांसमिशन है हम उसे ब्रेक कर सकते हैं और खुद को भी इन्फेक्शन से या फिर वायरस से प्रिवेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज लॉन्च। नेशनल जो पॉलिसी है हेल्थ के रिगार्डिंग, जो भी गवर्नमेंट ने जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं हेल्थ कम्युनिटी में, तो उन्होंने ये वाला जो प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था, 2004 में, 2006 में और 2008 या फिर 2011 में। ये जो जितनी भी डेट्स हैं आप इनके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि ये एक साथ में हो जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन को क्रिएट करते हैं। इनका नाम लिखिए और कब किस डेट में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था उसको लिखते हुए चले। कम्युनिटी में डेट्स बहुत हैं, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से इनको याद कर पाएंगे। तो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी लॉन्च हुई है, 2008 में लॉन्च हुई थी। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एम टू प्रोवाइड अ हेल्थ केयर कवरेज टू द सिटीजन। इन्होंने ओवरऑल जितना भी इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी हेल्थ के ऊपर फोकस करा है और सभी को केयर प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने सर्विसेज स्टार्ट करे हैं, एक इंडिविजुअल को देखते हुए कि वो अफोर्ड कर पाएंगे, उनके हेल्थ के लिए एक्सेसिबल हैं, अप्रोप्रिएट सर्विसेज प्रोवाइड करने के ऊपर इनका ये एम था। जो भी हम कम्युनिटी एरिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग क्या करें, अफोर्ड भी कर पाए, एसेस भी कर पाए और एक्सेसिबल भी हो एंड उनकी नीड के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट भी हो। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द सेल्सियस टू द फॉरेनहाइट। जब भी हमने पेशेंट का फीवर मेजर करा है अब वो सेल्सियस में हमें मिला तो उसे हम फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेनहाइट में आपको दिया हो टेम्परेचर, आपको उसे कन्वर्ट करना हो सेल्सियस में, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, आपको पता होगा, बेसिक सा है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है इसका। तो फॉरेनहाइट 9 सेल्सियस डिवाइड बाई 5 + 32 ये होगा, या फिर फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 6 - 5/9 मल्टीप्लाई बाई 32, या फिर फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 6 सेल्सियस - 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9, या फिर फॉरेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 5/9 डिवाइड बाई 5/9 और मल्टीप्लाई बाई 32। सो इसका आंसर होगा फॉरेनहाइट 9 सेल्सियस मीन्स जो भी हमने सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर करा है उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको 32 उसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही साथ अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है उसे आप फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है और आप उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फॉरेनहाइट माइनस का 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9। ये फॉर्मूला होता है आपका जब भी आप टेम्परेचर को सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस फॉर्मूला एक्यूरेटली कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर टू द फॉरेनहाइट। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रोक लीजिए, टाइम नोट करिए। सेल्सियस से फॉरेनहाइट चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ भैया। नेक्स्ट है विच मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द डेटा कलेक्शन ऑफ द हेल्थ। जब भी हम हेल्थ के रिगार्डिंग डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे नॉट यूज, ऐसा कौन सा मेथड है जिसको हम यूज नहीं करते डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इंटरव्यू मेथड का यूज करते हुए हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। रिटन टेस्ट परफॉर्म करते हुए क्या हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं।
ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा को कलेक्ट किया जाता है क्या, या फिर एग्जामिनेशन के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डेटा कलेक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, रिटन टेस्ट पेशेंट का नहीं लेंगे जब भी हम उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम उससे हेल्थ के रिगार्डिंग उनसे इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, उनका कोई एग्जाम का टेस्ट नहीं ले रहा। पेशेंट को हम रिटन टेस्ट में बिठा देंगे कि आप रिटन फॉर्म में हमें अपने हेल्थ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो वो कहेगा भाई हम तो इलाज कराने आ रहे हैं, तुम तो हमारा रिटन फॉर्म में टेस्ट ले रहे हो। तो इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। रिटन फॉर्म में कभी भी हम पेशेंट से डेटा को कलेक्ट नहीं करेंगे, ओरली करते हैं, इंटरव्यू फॉर्म में ले सकते हैं, उनसे पूछ के उनके हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन को पुटअप करके, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं उनकी हेल्थ को, एग्जामिन करके उनके हेल्थ को फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, बट रिटन टेस्ट करके हम पेशेंट का डेटा नहीं कलेक्ट करते। याद रखिएगा, रिटन टेस्ट आर नॉट टिपिकली यूज्ड फॉर द हेल्थ data collection. Instead, interview, observation and the examination are commonly methods that are used for the collection of the data. Next हम देखेंगे, infection based of the hospital is disposable in which bag reduce the risk of the sexually transmitted disease. जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा बैग होता है जिसमें हम इन्फेक्शियस मटेरियल को कलेक्ट करके रखते हैं। रेड बैग में कलेक्ट करेंगे, ब्लैक बैग में कलेक्ट करते हैं, या फिर येलो में और ब्लू में। सो इसका आंसर होगा रेड। जब भी हम कोई इन्फेक्टेड चीजों को कलेक्ट करते हैं तो किसमें करते हैं, रेड बैग में करते हैं, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। येलो में भी समटाइम कुछ हॉस्पिटल्स में करते हैं, बट इसमें केमिकल अफेक्टेड चीजों को स्टोर करके रखते हैं। रेड बैग में हम क्या इन्फेक्शियस वेस्ट को स्टोर करके रखते हैं। ये सील्ड बैग होता है, डिस्पोजेबल, इजी डिस्पोजेबल होता है और कंटामिनेशन के चांसेस को भी ये कम करता है। रेड बैग आर ऑफन यूज्ड फॉर द डिस्पोजिंग ऑफ द इन्फेक्शियस वेस्ट इन द हॉस्पिटल। रेड बैग को कॉमनली यूज किया जाता है हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज नॉट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब क्या होता है कि ऐसा इन्फेक्शन जो पेशेंट के लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा। जॉइंटिस, अभी जॉइंटिस में होता क्या है ये पता होना चाहिए आपको सबसे पहले। जॉइंटिस लीवर इन्फेक्शन को कॉज करता है। लीवर का साइज बढ़ जाता है और होता क्या है, इसमें जो बिलिरुबिन होता है इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है। आरबीसी जल्दी जल्दी से ब्रेक डाउन होंगी और इसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। तो जॉइंटिस क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर आता है? लंग्स को अफेक्ट कर रहा है क्या जॉइंटिस? नहीं कर रहा। स्वाइन फ्लू ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को, कॉमन फ्लू को कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा भी कॉज करता है, नोज, थ्रोट को, लंग्स को इन्वॉल्व होता है इसमें। एंड द ट्यूबरक्लोसिस तो मेनली लंग्स को इन्फेक्टेड करता है, लंग्स की डिजीज में कॉज करता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कौन सा नहीं होगा? जॉइंटिस इसमें नहीं आता है। जॉइंटिस इज अ लीवर डिसऑर्डर, जैसे मैंने बताया ये कैसा है, लीवर डिसऑर्डर है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट नहीं करेगा। Whereas the swine flu, influenza and the tuberculosis are the respiratory tract infection. वहीं पे on the other hand respiratory tract infection कौन कौन से हैं? Swine flu, influenza and the tuberculosis ये कैसे हैं? Respiratory tract infection होते हैं। Next हम देखेंगे ASB injection is given in case of anti-snake venom के लिए ऐसा कौन सा एंटीडोट एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को स्नेक बाइट से प्रिवेंट करने के लिए? स्कॉर्पियन बाइट, जब भी पेशेंट को स्कॉर्पियन ने बाइट करा है तब एएसबी इंजेक्शन का यूज किया जाता है, या फिर स्नेक बाइट से प्रिवेंट करने के लिए, मंकी बाइट से प्रिवेंट करने के लिए, या फिर कैमल बाइट से प्रिवेंट करने के लिए। इसी के नाम में छुपा हुआ है भाई, एएसबी मींस एंटी स्नेक वेनोम। किसके अगेंस्ट है? जब भी स्नेक ने बाइट करा है उसके अगेंस्ट में है। तो जब भी स्नेक बाइट करेगा तो कौन सा इंजेक्शन यूज करा जाता है? एंटी स्नेक वेनोम का ऐसा एंटीडोट यूज किया जाता है। इंजेक्शन इज यूज्ड टू ट्रीट द स्नेक बाइट। स्नेक बाइट से प्रिवेंट कराने के लिए एंटी स्नेक वेनोम इंजेक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विच कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रांसमिटेड डिजीज अलोंग विद द कॉन्ट्रासेप्शन। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसके थ्रू हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का भी, प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, इसी के साथ साथ सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनको भी प्रिवेंट करते हैं। तो कॉन्डम के थ्रू कर सकते हैं, या फिर डायफ्राम के थ्रू करते हैं, लिम्फ के लूप के थ्रू करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। So by using the condom we can prevent the transmission of the sexually transmitted disease STD while providing the contraception. Contraception भी इससे प्रोवाइड कर सकते हैं, and the sexually transmitted disease को भी प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का मतलब क्या होता है, इनमें से कौन सा विजुअल एड्स नहीं है। विजुअली एड्स क्या होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं फोन के थ्रू, तो ये क्या है, विजुअल एड्स है। इस प्रोजेक्टर के थ्रू आप जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो देख पा रहे हैं, ये क्या है, प्रोजेक्टर विजुअल एड्स है। तो क्या ऑप्शन दिए हुए, पोस्टर, पोस्टर के थ्रू क्या हम देख सकते हैं, विजुअल एड्स के अंदर आता है, डेफिनेटली आता है। माइक के थ्रू क्या चीजों को देख सकते हैं, डोंट नो। मॉडल्स जो होते हैं विजुअली हम उनसे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। चार्ट भी हम विजुअल फॉर्म में विजुअल एड्स के अंदर आता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, माइक इज नॉट कंसीडर इन अ विजुअल एड। माइक क्या है, विजुअल एड के अंदर नहीं आता, ये कैसा है, ऑडिबल एड है। अब माइक्रोफोन इज एन ऑडिबल एड, ये कैसा होता है, एक ऑडिबल एड होता है, वेयर द पोस्टर, मॉडल्स एंड द चार्ट आर द विजुअल एड, जिनके थ्रू हम देख के इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी नर्स इज। कम्युनिटी एरिया में हम क्या पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। तो कम्युनिटी एरिया में नर्सेस का क्या रोल होता है, इवैल्यूएशन करना, असेसमेंट करना, प्लानिंग करना, या फिर इनमें से सभी। तो एज अ नर्स जब भी हम कम्युनिटी एरिया में काम कर रहे हैं तो हमें असेसमेंट भी करना है, हमें इवैल्यूएशन भी करना है, जो भी हमने इंटरवेंशन करा है उसको लेकर इम्प्लीमेंट भी करते हैं, जो भी पेशेंट के केयर के रिगार्डिंग हमने जो चीज़ों को प्लान करा है उसको इंटरवेंशन भी करते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें किसमें आती हैं, कम्युनिटी नर्स के अंदर वो क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ये फंक्शन होते हैं कम्युनिटी नर्स के। तो ऑल ऑफ दीज आर द फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी नर्स। कम्युनिटी नर्स परफॉर्म अ वेरियस फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं कम्युनिटी एरिया में, इंक्लूडिंग द असेसमेंट, असेस भी करते हैं पेशेंट की हेल्थ को, प्लान भी करते हैं जो भी उनकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग क्या बेटर केयर हम उन्हें डिलीवर कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का भी यूज किया जाता है कि जो भी हमने प्लान करा है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट केयर, जो भी हमने इम्प्लीमेंट करा है तो उसको किस तरीके से इवैल्यूएट करना है, ये भी हम किसके थ्रू करते हैं, कम्युनिटी नर्स ही परफॉर्म करते हैं कम्युनिटी एरिया में। नेक्स्ट हम देखेंगे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। बेबी फ्रेंडली प्रोग्राम कभी स्टार्ट हुआ था, तो बेबी फ्रेंडली प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 1992 में हुआ था, या फिर 1993 में हुआ था, या 1998 में हुआ था, या फिर 2001 में हुआ था। तो बेबी फ्रेंडली प्रोग्राम इज स्टार्टेड इन 1992 इन इंडिया। इंडिया में ये 1992 में स्टार्ट हुआ है और ओवरऑल ये 1991 में स्टार्ट हुआ था। द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्या होता है, ये बेबी फ्रेंडली मीन्स इसमें जो हॉस्पिटल की पॉलिसीज हैं, जब भी इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, मेनली इनका एम ये था कि ब्रेस्ट फीडिंग को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, मदर्स को इंकरेज करना, हॉस्पिटल स्टाफ को इंकरेज करना कि बेडिंग इन एंड द रूमिंग इन का प्रोसेस स्टार्ट करें। जैसे ही डिलीवरी होती है बेबी और मदर को, आफ्टर द डिलीवरी 1 आवर के बाद में बेबी को मदर के पास में रखना है और ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी स्टार्ट करना है। 6 मंथ में बेबी को सिर्फ और सिर्फ फीडिंग पर रखना है, देन उसके बाद में वीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और 2 साल तक के लिए हमें बच्चे को कैसा करना है, फीड करवाना है। तो मेनली इनका एम यही था। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव में वाज लॉन्च्ड इन द 1992 द बाय द WHO एंड द यूनिसेफ। यूनिसेफ ने भी इसको स्टार्ट करा है, WHO ने भी इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड इन JSY के नाम से भी पूछा जाता है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 2002 में हुआ था, या फिर 2004 में हुआ था, या 2005 या 2011 में स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे प्रोग्राम है और ये अलग अलग डेट्स पे स्टार्ट हुए, तो शॉर्ट नोट बनाते हुए चलिए। JSY प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2005 में ये स्टार्ट हुआ था। जननी सुरक्षा योजना इज द सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च इन 2005। ये कभी स्टार्ट हुआ है, कभी स्टैब्लिश हुआ था, 2005 में हुआ था। मेनली इनका फोकस क्या था, मदर की हेल्थ पे फोकस करना, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको किस तरीके का केयर डिलीवर करना है, उनकी न्यूट्रिशन को ध्यान में रखना है, उनकी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, जिसके थ्रू जो भी बेबी डिलीवर होता है वो हेल्दी बेबी डिलीवर हो, जिससे मॉर्बिडिटी एंड द मोर्टेलिटी रेट को हम प्रिवेंट कर पाए। इसी के साथ ही साथ मदर क्या है, सेफ डिलीवरी मेथड का यूज करें, जिससे मदर को भी हम उनका जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उससे उनको बचा सके। तो मेनली एम जननी सुरक्षा योजना में यही है। विच साइड इफेक्ट ऑफ द माला डी, माला डी का क्या साइड इफेक्ट होता है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसका यूज प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। तो माला डी का साइड इफेक्ट क्या होता है, क्या ये ब्रेस्ट टेंडरनेस को कॉज करेगा,
हेडेक को कॉज करता है, वेट गेन होता है इससे, या फिर ये सारी ही सिम्टम्स पेशेंट की बॉडी में देखने को मिलते हैं। सो जब भी पेशेंट मालर डी ले रहे हैं तो उस टाइम पे उन्हें हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी प्रेजेंट होगा, ब्रेस्ट को टच करते टाइम पे टिश्यूज में पेन प्रेजेंट होता है, एंड क्या है, हेडेक भी होगा, एंड बहुत ज्यादा वेट भी पेशेंट गेन करेंगे। तो ये सारे ही साइड इफेक्ट किसके अंदर आते हैं, मालर डी के अंदर आते हैं। मालर डी का टाइप होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, एंड इट साइड इफेक्ट भी इंक्लूड द ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक एंड द वेट गेन। मल्टीपल ऑफ साइड इफेक्ट होते हैं जो मालर डी को खाने से होते हैं। तो जो भी हमारे पेशेंट है उन्हें हमें एजुकेट करना है कि मालर डी के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल, जब भी हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो हमारा क्या ये एम होगा कि जो भी कम्युनिटी एरिया में जो पॉपुलेशन है उसको हम कंट्रोल करें, या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करते हैं, और द सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी की जो कम्युनिटी एरिया है वो सोशली इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करे, या फिर डेवलपमेंट ऑफ द बेटर हेल्थ, कि जो भी कम्युनिटी एरिया है वहाँ के लोगों का हेल्थ कैसा हो, बहुत ही अच्छा है, तो वो हेल्दी वे में डेवलप करें। क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, इनमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका, हेल्थ एजुकेशन का। विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हेल्थ एजुकेशन, में से हेल्थ एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के ऊपर भी फोकस किया जाता है हेल्थ एजुकेशन में, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए पेशेंट को इनकरेज करते हैं, इसी के साथ साथ सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ऊपर भी कम्युनिटी एरिया में फोकस किया जाता है कि कम्युनिटी के लोग क्या रहते हैं, सोशली भी डेवलप करें एंड इकोनॉमिकली भी जो इन्वायरमेंट वे में है वो उससे भी वो डेवलप करें। तो हेल्थ एजुकेशन का मेनली एम क्या होता है, प्रमोट करना है हेल्थी लाइफस्टाइल को, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, एंड सोशो इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, एंड जो भी कम्युनिटी एरिया में लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के ऊपर भी, बेटर हेल्थ को वो प्रोवाइड कर पाए, गेन कर पाए, इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे NRHM प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। ये प्रोग्राम NRHM कभी स्टार्ट हुआ था, 2004 में, 2005 में, 2007 में, या फिर 2009 में। बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं कम्युनिटी में। तो NRHM का मतलब क्या होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट कर रखे हैं। तो मेनली ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 2005 में स्टार्ट हुआ था। वॉज लॉन्च्ड इन 2005 इन हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए नेशनल हेल्थ रूरल मिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2005 में। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस मस्ट बी। नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, जब भी हम इसे फॉर्मुलेट करें, स्टार्ट करें, तो ये ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, या फिर क्लियर एंड द रिटन, क्लियरली होनी चाहिए और रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, या फिर कंसिस्टेंसी, जो भी हम नर्सिंग प्रोसेस को प्रिपेयर जब करते हैं तो लगातार वे में करते रहना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर इनमें से सभी। तो नर्सिंग प्रोसेस मस्ट बी फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड द क्लियर एंड द रिटन फॉर्म में कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए इसमें। So the nursing process should be formulated according to the objective, clear and the written and the consistent form में। नर्सिंग प्रोसेस क्या एक रेगुलर वे का प्रोसेस है, कंसिस्टेंस के फॉर्म में होना चाहिए, एंड फॉर्मुलेटेड करते हैं जो भी पेशेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो गोल होता है उसी के अकॉर्डिंग ही इसे फॉर्मुलेट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे विच टाइप ऑफ द लैट्रिन्स आर यूज्ड इन द सुलभ सुरक्षालय। सुलभ शौचालय में कौन से लैट्रिन्स को स्टार्ट किया गया है, रखा गया है। आरसी टाइप के लैट्रिन्स को यूज करते हैं, डग वेल लैट्रिन्स को यूज करते हैं, सर्विस टाइप लैट्रिन्स का यूज किया जाता है, या फिर इन सारी ही का यूज किया जाता है। तो दिस ऑल द लैट्रिन्स आर यूज इन द सुलभ शौचालय। सुलभ शौचालय इज अ पे एंड द यूज टॉयलेट फैसिलिटीज में क्या करते हैं, पे किया जाता है, देन यहाँ की जो सर्विसेज होती हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। दैट यूजेस वेरियस टाइप ऑफ द लैट्रिन, बहुत सारी टाइप ऑफ लैट्रिन्स है जिसमें इनका यूज किया जाता है। आरसीए, डगवेल एंड द सर्विस टाइप लैट्रिन्स का यूज करते हैं, इंक्लूडिंग दोज विद ऑन साइट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सिस्टम। इसी के साथ ही साथ ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जो भी डिस्पोजल सिस्टम होता है उसको भी ये प्रोवाइड कराते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे निर्मल भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड इन। निर्मल जो भारत प्रोग्राम है ये कभी लॉन्च हुआ था, 2004 में, 2008 में, 2010 में, या फिर 2012 में स्टार्ट हुआ था।
So this program was started in the 2012 इज अ सैनिटेशन प्रोग्राम। ये किस लिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ? सैनिटेशन के लिए स्टार्ट किया गया था, डिस्पोजल करने के लिए, कंटामिनेशन से पॉपुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया टू अचीव द यूनिवर्सल सैनिटेशन एंड आर निर्मल भारत प्रोग्राम का क्यों स्टार्ट किया गया? सैनिटेशन को मेंटेन करने के लिए और जो भी पॉपुलेशन है उसको कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निर्मल भारत अभियान को किस लिए स्टार्ट किया गया था? तो आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में क्या चूज करेंगे? किसके लिए यूज किया गया है? सैनिटेशन के लिए, यूनिवर्सल सैनिटेशन के लिए निर्मल भारत अभियान का स्टार्ट किया गया था। कभी? 2012। नेक्स्ट हम देखेंगे द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? Environmental factors act to affect occurrence of the disease. Environmental factors contribute करते हैं occurrence of disease के लिए, या फिर occurrence of the disease is affected by the host immunity. जो भी occurrence of the disease है host की immunity के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स सबकी immunity डिफरेंट होती है, किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग, किसी की बहुत वीक। एक ही फूड को किसी होटल में गए और सभी ने वही फूड खाया और किसी एक की तबीयत खराब हो गई तो उनका इम्यूनिटी कैसा है? बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए उनके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो पाया, वो इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाए और वो बीमार हो गए। तो सभी इंडिविजुअल की जो इम्यूनिटी होती है वो डिफरेंट होती है। एक्सटर्नल एजेंट इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर द डिजीज। जब भी कोई डिजीज हो रहा है तो उसके लिए एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म मैटर करते हैं क्या? या फिर डिजीज इज इफेक्टेड बाय द होस्ट लाइफ स्टाइल, या फिर जो भी डिजीज कंडीशन हो रही है होस्ट की लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती हैं। हाँ, अगर जो भी इंडिविजुअल है अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं या फिर उनका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, बहुत ही ज्यादा ऑयली एंड स्पाइसी फूड को इनटेक करते हैं, तो उनकी कंडीशन क्या है? खराब हो सकती है। उनके अंदर बहुत सारे डिजीजेस हैं जो उनमें अकर हो सकते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है हमें ये बताना है। एक्सटर्नल एजेंट इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर द डिजीज। नहीं, इंटरनल एंड द एक्सटर्नल दोनों ही रिसोर्सेज होते हैं जो डिजीज को कंट्रीब्यूट करते हैं। इंटरनली पेशेंट की हेल्थ डिपेंड करती है, इंटरनली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं और बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कंडीशंस होते हैं जो डिजीज को कंट्रीब्यूट करते हैं। नॉट ऑल द डिजीज, सारे ही डिजीज एक्सटर्नल एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। एंड एक्सटर्नल एजेंट सम मे बी कॉज्ड बाय द इंटरनल फैक्टर और द जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन। मीन्स जेनेटिक फैक्टर्स की भी वजह से कुछ डिजीजेस कॉज होते हैं, इसी के साथ साथ इंटरनल फैक्टर बॉडी में ही होते हैं जिसकी वजह से डिजीज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ अ नर्स एक्ट क्लिनिक। क्लिनिक पे जब भी नर्स काम कर रहे हैं उस टाइम पे एज अ नर्स क्या क्या रोल आपके होने चाहिए। फॉलो द डॉक्टर इंस्ट्रक्शन, जो डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है, या फिर पेशेंट रजिस्ट्रेशन, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना है, हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है, या फिर ऑल ऑफ दी, या फिर इनमें से सभी। एज अ नर्स आपको क्या करना है? जो भी डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डॉक्टर्स के साथ ही मिलकर पेशेंट को केयर डिलीवर करते हैं। इसी के साथ साथ पेशेंट रजिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो उनका जितना भी डेटा है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। एंड हेल्थ एजुकेशन देने का काम किसका है? नर्सेस का ही होता है कि उन्हें किन किन चीज़ों का यूज करना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी, क्या चीज़ उनकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें उनकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एज अ नर्स हर एक नर्स का ये ड्यूटी होता है कि वो क्या करे? डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी करें, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन भी करें, इसी के साथ साथ उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। Nurse at the clinic perform the various role including the doctor instruction, patient registration and providing the health education as well as. Next हम देखेंगे the which health care is given during the nursing implementation process. ऐसा कौन सा हेल्थ केयर है जो नर्सिंग प्रोसेस जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तब फॉलो किया जाता है? थर्ड पार्टी केयर इसमें इन्वॉल्व होता है, या फिर हम डायरेक्ट केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, या फिर ये इनडायरेक्टली केयर प्रोवाइड करते हैं। एंड हमारा फोर्थ ऑप्शन है DBC, या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम केयर प्रोवाइड करते हैं। तो हम देखेंगे हम जो पेशेंट को केयर डिलीवर करते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड करता है? डायरेक्ट केयर भी होता है और इनडायरेक्टली भी हम पेशेंट को केयर डिलीवर करते हैं। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व द डायरेक्ट केयर, हैंड ऑन केयर भी हम पेशेंट को डिलीवर करते हैं, इसी के साथ ही साथ इनडायरेक्टली भी मीन्स प्लानिंग बेस्ड और कोऑर्डिनेशन के साथ भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं। उनके फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं पेशेंट को केयर डिलीवर करने के लिए, या फिर इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म में भी हम पेशेंट को केयर डिलीवर करते हैं और डायरेक्टली भी इंटरेक्ट करके एज अ नर्स हम उन्हें केयर को डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ हायर रिस्क प्रेगनेंसी, ऐसे कौन से मदर हैं जो एज में वो प्रेगनेंसी को कंसीव करेंगे तो वो किस में कंसीडर करे जाएंगे, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर किए जाएंगे। प्रेगनेंसी बिफोर द 18 ईयर ओल्ड, जब भी मदर कंसीव कर रहे हैं 18 साल से कम के मदर हैं, या फिर प्रेगनेंसी अबव द 35 ईयर ओल्ड, मदर का एज कितना है 35 ईयर से वो अबव है, ऊपर है उससे, या फिर ट्विंस है, या फिर ऑल ऑफ द दोज, या फिर ये सारी ही चीजें हैं। अगर मदर ने प्रेगनेंसी को कंसीव करा है 18 ईयर से पहले तो भी क्या करेगा, कॉम्प्लिकेशन को लीड करता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के ही अंदर आता है, क्योंकि इसमें मदर का हेल्थ स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता, एनीमिया होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मदर ने 35 ईयर पे या फिर उससे ऊपर की एज पे प्रेगनेंसी को कंसीव करा है तो ये भी बहुत ज्यादा कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज को बेबी के बॉडी में कॉज करता है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर किया जाता है। एंड अगर मदर के वूम में ट्विंस है तो ये भी हाई रिस्क कंडीशन पे होते हैं, क्योंकि इनका जो ट्विंस होते हैं इनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है, मदर के ऊपर भी एंड दोनों जो ट्विंस हैं मदर की वूम में उनके ऊपर भी। तो प्रेगनेंसी इन द वुमेन अंडर द 18 और द ओवर द 35 एज वेल एज द मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस हैं, ट्रिपलेट हैं, ये बेस्ड करता है। तो ये सारे प्रेगनेंसी कैसे कंसीडर करी जाएंगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आते हैं। 35 ईयर पे जब भी मदर प्रेगनेंसी को कंसीव करते हैं तो एल्डरली प्राइमरी कैबिटा के नाम से ये कंसीडर किया जाता है। आईपीसीसी इज वर्किंग सिंस, आईपीसीसी कब से काम कर रहा है, 1985 से या फिर 1988 से, 1998 या फिर 1975 में कभी स्टैब्लिश हुआ था, दैट वाज established in 1988। The Intergovernmental Panel of the Climate Change, ये किसके ऊपर फोकस करता है, क्लाइमेट की कंडीशन के ऊपर, वेदर के ऊपर फोकस करते हैं, was established in the 1988, कभी स्टार्ट हुआ है 1988 में ये स्टार्ट हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। जब भी कोई भी डिजीज से हम कंसीडर करते हैं कि ये वाला कंट्री, अभी हमारा कंट्री इंडिया क्या है, पोलियो से फ्री है, तो यहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पोलियो को इरेडिकेट कर दिया है कंप्लीटली, पोलियो का जो भी साइन और सिम्टम्स है या पेशेंट इसके नहीं दिखते हैं। इसी के साथ ही साथ स्मॉल पॉक्स को कभी इरेडिकेट किया गया था, मई 1985 में, अप्रैल 1977 में, जुलाई 1988 में या फिर अप्रैल 1984 में। तो कभी इसे इरेडिकेट किया गया है अप्रैल 1977 में। एग्जैक्ट डेट नहीं पता है बट ये पता है कि कभी हुआ है अप्रैल 97 में। स्मॉल पॉक्स से हमको क्या करा गया है, इरेडिकेट कंप्लीटली ये इंडिया से हो गया है। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री बट द एग्जैक्ट डेट माइट वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक डिक्लेरेशन ऑन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसका स्पेसिफिक डेट नहीं पता है बट टाइम पता है, अप्रैल 1977 में इंडिया कंप्लीटली, इंडिया से जो स्मॉल पॉक्स है वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका था। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज नॉट वेक्टर बॉर्न डिजीज, इनमें से वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है। अभी वेक्टर बॉर्न डिजीज होता क्या है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कैरियर है स्पेसिफिक बैक्टीरिया या फिर वायरस को लेके, जो किससे ट्रांसमिट होता है, बाइट करने से या फिर किसी भी फ्लाइज के स्टिंग से ये ट्रांसमिट होता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, या फिर किसी भी पैरासाइट से ह्यूमन बॉडी में। तो मलेरिया है या फाइलेरिया, एंट्रिक फीवर और टाइफस, इनमें से कौन सा वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है? तो मलेरिया भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, फाइलेरिया भी वेक्टर बॉर्न डिजीज ही होता है, मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, टाइफस भी बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज है। इसी के साथ साथ एंट्रिक फीवर जो है वो बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज नहीं है। एंट्रिक फीवर कैसा होता है, टाइफाइड फीवर होता है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है ये। टिपिकली वाटर बॉर्न डिजीज, टाइफाइड कब होता है, जब भी हम कंटामिनेटेड फूड को या फिर कंटामिनेटेड वाटर को इंटेक करते हैं उस टाइम पे कंडीशन क्या कहलाता है, टाइफाइड कहलाता है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन होता है मेनली ये अफेक्टेड होता है। तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज में नहीं आता बट वाटर बॉर्न डिजीज के अंदर आता है। फूड बॉर्न डिजीज भी कहते हैं, वेयर द मलेरिया एंड द फाइलेरिया एंड द टाइफस आर द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। ये कैसे डिजीजेस है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज नॉट द वन वे कम्युनिकेशन मैथड, इनमें से कौन सा वन वे कम्युनिकेशन मैथड नहीं। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, सिर्फ मैं अपने आप से बात करी, सिर्फ एक टीचर है और बच्चे बैठे हुए सुन रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, वन वे कम्युनिकेशन कहलाएगा। वहीं अगर टीचर बोल रहा है और बच्चे भी आपस में डिस्कस कर रहे हैं उन चीजों को, तो ये कहलाता है टू वे कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन नहीं है।
वर्कशॉप के क्या एक वन वे कम्युनिकेशन है, जर्नल्स क्या वन वे कम्युनिकेशन है, मूवीज वन वे कम्युनिकेशन है, या फिर पोस्टर वन वे कम्युनिकेशन नहीं है या फिर है? तो इनमें से कौन सा वन वे कम्युनिकेशन नहीं है? वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होता है, 2 से 3 लोग बैठ के आपस में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं और बेटर सोल्यूशन को भी प्रोवाइड करते हैं। तो वर्कशॉप क्या है? 2 वे कम्युनिकेशन है जिसमें सभी लोग अपने बारे में पर्टिकुलर चीज को लेके अपना सजेशन देते हैं। ऑन द अदर हैंड जनरल्स एंड द मूवीज एंड पोस्टर वगैरह के थ्रू हम क्या करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन को मेक करते हैं। Workshop are the typically interactive and they involve the two-way communication, whereas the journals, movies and the poster are the one-way communication method. ये कैसे method है? One-way communication method है. On the other hand, workshop is the two-way communication method, जिसमें दो मीडियम इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे? टू-वे कम्युनिकेशन के अंडर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज नॉट अ लेवल ऑफ द हेल्थ एजुकेशन। इसमें से कौन सा हेल्थ एजुकेशन के अंदर लेवल नहीं आता है? फैमिली लेवल। जब भी हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है, फैमिली सेंटर्ड होता है, कम्युनिटी सेंटर्ड होता है। तो क्या ऑप्शन दिए गए हैं? इनमें से कौन सा लेवल जो है वो कम्युनिटी सेंटर्ड या फिर हेल्थ एजुकेशन के अंदर नहीं आता? ये लेवल फैमिली लेवल, कम्युनिटी लेवल, इंडिविजुअल लेवल या फिर नन ऑफ दी। इसका ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ये सारे ही लेवल किसके अंदर आते हैं? हेल्थ एजुकेशन के अंदर आते हैं। जब भी हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे होंगे तो फैमिली को भी ध्यान में रखते हैं, इंडिविजुअल को भी ध्यान में रखते हैं एंड द कम्युनिटी को भी ध्यान में रखते हैं। हेल्थ एजुकेशन कैन अकर एट द वेरियस लेवल इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल, फैमिली एंड द कम्युनिटी। फैमिली की भी नीड को देखते हैं, इंडिविजुअल की भी नीड को देखते हैं, कम्युनिटी की भी नीड को देखते हैं। तो दिस ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको कवर करा है। एक पार्ट उसका और है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे। वीडियो के थ्रू आपने कुछ भी लर्न करा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अपने नर्सिंग एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन के साथ में मेहनत से करिए, जिससे आप अच्छे मार्क्स के साथ में इस एग्जाम को क्रैक कर पाए और आपको एक अच्छा कॉलेज एडमिशन के लिए मिले। थैंक यू क्लास। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।